Hello everyone, welcome to Deserve Point Academy. I am Nishita Dogne and I am going to help in studying social studies. And today we are going to do the second chapter of class 10th economics, that is sectors of the Indian economy. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। चैप्टर सेकंड में हम देखेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स है और जो सेक्टर्स है वो कैसे हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते ही ये सबसे पहले मेरे पास वर्ड आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले मुझे समझना होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। अब क्यों समझना होगा, क्योंकि ये जो सारे सेक्टर्स है ना इंडियन इकोनॉमी के, वो इन्हीं एक्टिविटीज से कनेक्टेड है। ठीक है, सारे जो मेरे सेक्टर्स है ना वो इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर डिपेंड है। जब मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हूँ वहीं से मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है समझना। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर मैं सिंपली बोलूँ तो वो सारी एक्टिविटीज जो मैं इन रिटर्न ऑफ मनी करती हूँ। मतलब मैं प्रोवाइड कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज किसी पर्सन को या किसी ग्रुप को पैसे के बदले में। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होंगी, वो होंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एक्शंस people take to produce, distribute and consume goods and services, all with the goal of making money or earning a living। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारे एक्शंस है जो लोग कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बोल सकते कंजप्शन, सर्विस प्रोवाइड करना। क्यों? विद द गोल ऑफ अर्निंग मनी, मेकिंग मनी, अर्निंग अ लिविंग। ठीक है, अपना जीवन चलाने के लिए जब वो ये एक सारी एक्टिविटीज करते हैं और पैसा कमाते हैं अपने जीवन चलाने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज क्या होंगी, वो होंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, these activities involve the exchange of what, exchange of goods and services। किस चीज के लिए? फॉर मनी। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज जो है उसमें क्या होता है, उसमें होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, और इससे क्या होता है, ये एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमी की बैकबोन बन जाती है। इस इम्पोर्टेंस के कारण ही ये सारी एक्टिविटीज मेरे लिए क्या हो जाती है, मेरी इकोनॉमी के लिए बैकबोन बन जाती है। ठीक है, एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व मनी और द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी मैंने देखा, ठीक है ना। थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। ठीक है, 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है इकोनॉमिक। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आ गया बिजनेस। ओके, अब बिजनेस क्या होता है, सिंपली तो मैं बोलूँ प्रॉफिट कमाने के लिए जो हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो। ठीक है, इसे डेफिनेशन में देख लेती हूँ मैं। दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई व्हाट, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स ऑन अ डेली बेसिस with the aim of earning profit। ठीक है, ये जो वर्ड है ना ये आपको याद रखने की जरूरत है, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉफिट सिर्फ बिजनेस में ही अर्न करती हूँ। ठीक है, अगर मेरा बिजनेस है तो मैं वहाँ पे क्या अर्न करूंगी, मैं वहाँ पर अर्न करूंगी प्रॉफिट। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट।
है ना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेरे पास है प्रोफेशन। क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन को मैं ऑक्यूपेशन भी बोल सकती हूँ या फिर प्रोफेशनल जॉब भी बोल सकती हूँ। अब प्रोफेशन में क्या होता है कि एक पर्सन के पास किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, ठीक है। क्या एक पर्टिकुलर फील्ड का एक पर्सन को स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज होता है, और वो जब वो नॉलेज या ग्रुप को या फिर एक पीपल को प्रोवाइड करता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल जॉब बोलते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन और प्रोफेशनल जॉब दैट ऑफर्स स्पेशलाइज्ड सर्विस इन रिटर्न फॉर प्रोफेशनल चार्जेस, ठीक है। एक एक पर्सन जो प्रोफेशनल जॉब में इन्वॉल्व है, वो क्या अर्न करेगा? वो अर्न करेगा प्रोफेशनल चार्जेस, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है मुझे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में एक पर्सन को जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा, वही नॉलेज से जो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसे मैं क्या बोलूंगी? प्रोफेशनल जॉब या फिर प्रोफेशन, ठीक है। और इसके रिटर्न में वो क्या चार्ज करते हैं? प्रोफेशनल चार्जेस, ठीक है। थर्ड मेरे पास आ जाता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। थर्ड मेरे पास क्या आ जाता है? एम्प्लॉयमेंट। बहुत जरूरी है। दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बिटवीन होम बिटवीन कंपनी एंड द एम्प्लॉय। ये क्या होता है? बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? एक एम्प्लॉय और एक कंपनी के बीच में। यहाँ पर क्या होता है? जो एम्प्लॉय है वो अपनी ड्यूटीज वहां पे मैं बोल सकती हूँ परफॉर्म करता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है? एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है, इसके लिए? कंपनी के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली कंपनी में काम कर रहा था, उन्हीं के लिए परफॉर्म करेगा, है ना। और उसे कैसे हम पे करते हैं? इन सैलरी। और अगर लेबर है, अगर कोई लेबर है तो उसे हम इन फॉर्म ऑफ वेजेस पे करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होगी। मेरे पास कितनी टाइप की एक्टिविटीज है? इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स, ठीक है। पहला है मेरे पास बिजनेस, देन प्रोफेशन एंड देन एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस अर्न करता है प्रॉफिट। प्रोफेशन जो है उसमें हम चार्ज करते हैं प्रोफेशनल चार्जेस। और एम्प्लॉयमेंट में या तो हमें वेजेस पे की जाती है या फिर एज अ सैलरी, ठीक है। अगर लेबर है तो वेजेस, और अगर एक एम्प्लॉय है तो सैलरी, ठीक है। आगे मेरे पास आता है सेक्टर्स, ठीक है। अब हमें पता है कि अलग अलग लोग अलग अलग सर्विसेज में सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं ना, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इतने सारे लोग हैं, अब अलग अलग सर्विसेज में हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ जो है एक्टिविटीज वो प्रोडक्शन में इंक्लूड होती है, कोई एक्टिविटीज जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो सभी लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है? हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी किया और इन्हें क्या कर दिया? ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। सिंपली मतलब उन्हें क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। कैसे क्लासिफाई कर दिया? यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज। कुछ क्राइटेरियाज को देखकर और कुछ सिमिलरिटीज को देखकर कि अच्छा, ये टाइप का जो वर्क है ये सारे लोग कर रहे हैं और इस सेक्टर में पर्टिकुलरली हो रहा है, फिर दूसरा इस ग्रुप में हो रहा है, ठीक है। फिर अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो अच्छा ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है तो अच्छा ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट को। तो हमने क्या किया? स्टडी किया और इनको ग्रुप्स में क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कैसे? कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे, ठीक है। और इन्हीं ग्रुप्स को मैं क्या बोलूंगी? इन्हीं ग्रुप्स को मैं प्यार से बोलती हूँ सेक्टर्स, ठीक है। क्या बोलती हूँ? सेक्टर्स। अब मैंने पढ़ लिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर पढ़ लिया सेक्टर्स। अब देखती हूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज सबसे पहले तो 3 टाइप की होती है, ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन और
प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब सेक्टर्स मैंने देख लिए। अब सेक्टर्स में मेरे पास 3 टाइप के सेक्टर्स है। पहला है प्राइमरी सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। इसमें क्या हो रही है, प्राइमरी एक्टिविटीज। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय यूजिंग और एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली आर ग्रुप्ड इनटू द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं मुझे क्या बोल रहे हैं, मैं तो सेक्टर वो सारी एक्टिविटीज जो डायरेक्टली किससे, नेचर से जुड़ी हुई है, ठीक है। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली नेचर से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो होंगी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज। और वो किसके अंदर आएंगी, वो आएंगी प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके या फिर एक्सप्लॉइट करके जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो सारी क्या होंगी, वो होंगी मेरे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। इट फॉर्म्स द बॉटम फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि ये जो सारी एक्टिविटीज है ना, ये जो सेक्टर है वो क्या है, वो सारे प्रोडक्ट का एक बेस है, बॉटम है। क्यों, क्योंकि अब अगर मेरे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो मैं कैसे उसे कन्वर्ट करूंगी एक न्यू प्रोडक्ट में, कैसे मैन्युफैक्चर करूंगी, है ना। तो ये सब क्या हो जाती है मेरे पास, प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटीज क्या हो जाती है, बेस हो जाती है सारे दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। It is also called agriculture and related sectors since most natural products are obtained from agriculture, dairy, fishing और forestry, ठीक है, ठीक है। मतलब इस सेक्टर को ना हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, मुझे जो भी ज्यादा से ज्यादातर जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है ना, वो सारे मुझे यहाँ पर एग्रीकल्चर या फिर मैं बोल रही हूँ फिशिंग या फिर डेयरी या फॉरेस्ट्री यहीं से मुझे प्रोवाइड हो रहे थे, इसलिए मैं इसे क्या बोलती हूँ, इसे मैं प्यार से बोल देती हूँ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी आई कैन से सेक्टर्स, ठीक है। It includes activities in which natural products are converted into other forms or finished items through what? Through manufacturing, ठीक है। क्या हो रहा है इस सेक्टर में, क्या हो रहा है इस सेक्टर में, हो रहा है कि वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसे मैं कन्वर्ट करती हूँ नेचुरल प्रोडक्ट से एक फिनिश्ड गुड में, ठीक है, एक फिनिश्ड गुड में, या फिर उसे और फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करती हूँ, कैसे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके, ठीक है, मैन्युफैक्चर करके। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या होंगी, ये होंगी सेकेंडरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी सेक्टर्स की एक्टिविटीज, ठीक है। सिंस दिस एरिया कंटिन्यूसली बिकेम रिलेटेड टू वेरियस टाइप ऑफ वेंचर्स, इट इज एडिशनली कॉल्ड द मॉडर्न एरिया, ठीक है। इसे मैं क्या बोलती हूँ, मॉडर्न एरिया भी बोलती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन फाइबर और मेकिंग शुगर और जैगरी और गुड़ फ्रॉम शुगर के। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉटन देखो मेरा प्राइमरी सेक्टर से मुझे कॉटन मिल रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर से, थ्रू एग्रीकल्चर इसका मैं क्या कर रही हूँ, इससे मैं क्लोथ्स बना रही हूँ, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं क्या कर रही हूँ, अब मेरे पास जो शुगर कैन है, शुगर कैन मुझे कहाँ से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर से, या फिर मैं बोल सकती हूँ एग्रीकल्चर, थ्रू एग्रीकल्चर।
और इसे मैं फर्दर मैन्युफैक्चर कर रही हूँ या फर्दर प्रोसेस कर रही हूँ टू मेक व्हाट, टू मेक शुगर एंड जेगरी बाय ठीक है, आया समझ। उसके बाद मेरे पास थर्ड जो आ जाता है ना, वो है मेरा टर्शरी सेक्टर। टर्टरी नहीं बोलेंगे वैसे, है ना, कि क्या होता है, कि होता है टर्शरी सेक्टर, ठीक है, या फिर टर्शरी एक्टिविटीज। It includes activities that are basis of the development of the primary and secondary sector। ठीक है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, मजा तो नहीं आ रहा उन्हें ऐसा बोलने में, कुछ रीजन होगा इसलिए बोल रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं मुझे कि ये जो सारी एक्टिविटीज है ना, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स का बेसिस है डेवलपमेंट का। क्यों ऐसा है, आगे देखते हैं। एक्टिविटीज ऑफ द टर्शरी सेक्टर डू नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ठीक है, ये एक्टिविटीज जो होती है ना वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, मतलब ये कोई भी प्रोडक्शन नहीं करती है, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन प्रोडक्शन तो नहीं करती, लेकिन सपोर्ट यही एक्टिविटीज करती है प्रोडक्शन को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू मूव गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू शॉप्स एंड सो ऑन, ठीक है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने जब प्रोडक्शन किया किसी गुड का, तो ये जो एक्टिविटीज होंगी ना, ये टर्शरी एक्टिविटी, ये मुझे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी। कैसे, मेरे जो गुड्स है ना, मेरा गुड उसे फैक्ट्री से कहाँ तक, शॉप या फिर बाकी जगह तक पहुंचाने में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो कैसे कैसे चलेगा, कैसे मेरा प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है, मैंने मैन्युफैक्चर करके रख लिया, अब क्या उसे सजा के रख दूं, नहीं ना, उसे तो मुझे आगे भी तो भिजवाना पड़ेगा, और इसमें मेरी हेल्प कौन करेगा, इसमें मेरी हेल्प करेगा टर्शरी एक्टिविटीज, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था दीज एक्टिविटीज दैट आर दी basis of the development of what, primary and secondary sector, ठीक है। These sectors are also called the service sectors as they provide services rather than the production of goods, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो सारी एक्टिविटीज होती है ना, ये सेक्टर मुझे क्या करता है, रेदर देन प्रोडक्शन, मतलब ये गुड्स का प्रोडक्शन ना करके मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगी, सर्विस सेक्टर, सिंपल है ना। अब मैंने तीनों एक्टिविटीज, तीनों सेक्टर्स पढ़ तो लिए, देख तो लिए क्या क्या होता है, लेकिन मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि जो मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी और तो टर्शरी, ये जो तीनों सेक्टर्स है ना, ये क्या है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर इनमें से अगर एक भी अगर सेक्टर गायब हो ना, एक भी एक्टिविटी गायब हुई, तो या तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, या तो अगर मैं प्रोडक्ट बना भी रही हूँ तो वो कंज्यूमर तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या बोलूंगी, ये सारी एक्टिविटीज या फिर सेक्टर जो ये सारे, ये एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट है। अगर एक भी गायब होता है तो हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा रुक जाएगा, हमारा इकोनॉमी जो है ना उसका डेवलपमेंट एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे मेरे पास आता है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, मतलब मैं कंपेयर कर रही हूँ कि किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है ना। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी कि किस सेक्टर में कितना कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है।
primary, secondary and tertiary sectors are compared on the basis of people working in them and amount of goods and services produced. ठीक है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है ना, उन्हें मैं कंपेयर कैसे करती हूँ, उन्हें मैं कंपेयर करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पीपल वर्किंग इन देम एंड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा है, मैं कैसे कंपेयर करूंगी, ऑन द बेसिस ऑफ पीपल वर्किंग इन देम एंड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। कैसे कि उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं और कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही। ठीक है, मैंने अभी यही बोला ना। तो सबसे पहले तो मेरे पास टू टाइप ऑफ गुड्स होते हैं। फर्स्ट है मेरे पास फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड है इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब भैया ये होते क्या है, क्या होते हैं ये, तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज, these goods and services are directly consumed by the consumer and are not meant for what, meant for further production and processing। ठीक है, क्या हो रहा है कि ये सारी वो सर्विसेज और वो गुड्स होते हैं जो कि फाइनल जो कंज्यूमर होता है ना, वो कंज्यूम करता है, और ये जो गुड्स होते हैं ये फर्दर प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता है। ये गुड्स क्या होंगे, फाइनल गुड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब जाहिर सी बात है, अगर ये फाइनल गुड्स है तो ये थोड़ा उससे अपोजिट में ही होगा, है ना। These goods and services are used for further production or processing of final goods and services। ठीक है, ठीक है, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज मेरे पास होते हैं ना, उनका फर्दर प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग हम जब करते हैं, जो गुड्स जिनका हम फर्दर गुड्स एंड वो प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वो सारे क्या होंगे, गलत है, ठीक है, वो होंगे मेरे पास इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, these are not included in the calculation of total production as their value is already included in the final goods। इससे ना एक प्यारे से एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। ठीक है, क्या होता है, तो देखो एक प्यारा सा फार्मर है। ठीक है, क्या है, प्यारा सा फार्मर है। अब ये जो है ना फार्मर, इसने वीट प्रोडक्शन किया। ठीक है, क्या प्रोड्यूस किया, इसके फील्ड में वीट प्रोडक्शन। अब इसने इस वीट को वहां पर मील पर जाकर क्या किया, सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब इस मील ने क्या किया, इस मील ने इसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्लोर में, फ्लावर में। ठीक है, फ्लावर में, सॉरी, और कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया इसे, बिस्किट फैक्ट्री में। अभी बिस्किट क्या कर, बिस्किट फैक्ट्री क्या करेंगी, ये बिस्किट बनाएंगी फ्लावर से। ठीक है, और यही बिस्किट मेरा क्या होगा, क्या होगा मेरा, दिस विल बी माय फाइनल गुड। ओके, व्हाट इज दिस विल बी माय फाइनल गुड, व्हाट, बिस्किट। ठीक है, क्या हुआ, फार्मर है जिसने वीट प्रोडक्शन किया उसके फील्ड में, उसने फिर मील को लाकर सेल कर दिया, मील ने फ्लावर बनाकर बिस्किट फैक्ट्री में भेज दिया, बिस्किट फैक्ट्री ने क्या किया, बिस्किट बना दिया, और यही बिस्किट मेरा क्या हो गया, क्या हो गया, फाइनल गुड। ठीक है, अब इस बिस्किट का कॉस्ट है 50 रुपीज। इस बिस्किट का कॉस्ट कितना है मेरे पास,
₹50। और जो मेरा फार्मर था ना, उसने अपने जो वीट थे उसे सेल किया था फॉर एग्जाम्पल ₹30 में या फिर ₹20 में, ठीक है। और इस मील ने उसे कन्वर्ट कर दिया फ्लावर में और इसे सेल कर दिया बिस्किट फैक्ट्री को कितना कितना ₹30 में, ठीक है। ठीक है, तो ये जो मेरा क्या होगा ना, ये होगा मेरा बिस्किट फाइनल गुड, और फाइनल गुड कितने का होगा ₹50 का। अब मैं जब कंपेयर करूंगी ना, जब मैं कंपैरिजन करूंगी तीनों सेक्टर्स में, तो मैं इन दोनों को इंक्लूड, मतलब ये दोनों मेरे पास सबसे पहले तो क्या हो जाएंगे, ये फ्लावर और ये तो मेरा हो गया फाइनल गुड, ये मेरा फ्लावर हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन के लिए अभी बाकी है ना, इसमें फर्दर प्रोडक्शन में कर सकती हूँ, है ना। और ये वीट भी क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड मेरा, ठीक है। अब जब मैं कंपेयर करूंगी ना, तो मैं इन दोनों को इंक्लूड नहीं करूंगी, इन दोनों के कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड के इस कॉस्ट में एडजस्ट पहले से ही हो चुकी है, ठीक है। इसलिए मैं इन दोनों का कॉस्ट इंक्लूड नहीं करूंगी जब मैं कंपेयर करूंगी, ठीक है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि टोटल प्रोडक्शन में इंटरमीडिएट गुड्स का कैलकुलेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी जो वैल्यू होती है ना, उनकी वैल्यू ऑलरेडी एडेड होती है हमारे फाइनल गुड्स के कॉस्ट में, ठीक है। यही बोल रहे वो लोग, आया समझ में? अब the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector of that year, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या होगा, जो वैल्यू होगी ना सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो एक साल में जितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक साल में जितना प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो वो मुझे क्या प्रोवाइड करेंगी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ, टोटल प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। ये वैल्यू मुझे बताएंगी। और द सम ऑफ प्रोडक्शन इन दिस थ्री सेक्टर गिव्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। और यही प्रोडक्शन जो इन तीन सेक्टर्स का जो प्रोडक्शन है, इनका सम जो होगा ना, यही मुझे क्या देगा मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसका, उस पर्टिकुलर कंट्री का, फॉर एग्जांपल इंडिया, है ना। GDP is the value of all goods and services produced within a country during a particular area, ठीक है। GDP मेरा क्या होता है, GDP वो वैल्यू होती है जो मुझे बताती है कि एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। GDP क्या होगा, GDP is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year, ठीक है, particular year. In India, the task of measuring GDP is undertaken by whom? By central government ministry, ठीक है। Who take the responsibility to measure GDP? Central government ministry, sorry। और जीडीपी मुझे क्या बताता है कि एक कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कितनी वास्ट है, ठीक है। आया समझ में? हम कैसे कंपेयर करते हैं तीनों सेक्टर्स को, ऑन द बेसिस ऑफ पीपल वर्किंग इन द सेक्टर्स एंड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और कैसे अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम कैलकुलेट करते हैं, on the basis of GDP. What is GDP? GDP is the value of all final goods and services produced within a country in a particular year, ठीक है। And what is GDP? I am repeating. GDP is the value of all final goods and services produced within a country in a particular year. It shows me how big an economy is, okay. And who take the responsibility? Who
कंप्लीट दिस टास्क सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ओके, विच टास्क टू मेजर जीडीपी। ठीक है, आया समझ। ये देखो, ये देखो, कंपेयर करने की बात हो रही थी ना। अब देखो 1973 में हमारा जीडीपी का शेयर देखो तीनों सेक्टर से सबसे ज्यादा मुझे लगता है मेरा, अरे 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 सॉरी, ये देखो, ये मेरा किसका है, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, कौन, प्राइमरी सेक्टर। सबसे कम मुझे कौन दे रहा है, सबसे कम मुझे दे रहा है, चेंज कर देते हैं, सबसे कम मुझे दे रहा है सेकेंडरी, और उसके बाद सबसे ज्यादा मुझे कौन दे रहा है वापस से, टर्शरी और प्राइमरी मुझे अच्छा अमाउंट दे रहे हैं, और सेकेंडरी जो कब सबसे कम दे रहा है। लेकिन 2013 और 14 में क्या हुआ, ये ग्राफ पूरा चेंज हो गया। सबसे ज्यादा अब शेयर कौन ले रहा है, सबसे ज्यादा जीडीपी कौन क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, मेरा मेरा टर्शरी सेक्टर। ठीक है, कौन कर रहा है, ये क्या है, ये मेरा टर्शरी सेक्टर है, ये है मेरा, ये हो जाएगा मेरा सेकेंडरी, और ये जो बचा हुआ है वो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा प्राइमरी। ठीक है, अब देखो सबसे कम जीडीपी में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्राइमरी। ये कब का डाटा है, 2013-14 का। ठीक है, उससे ज्यादा कौन कर रहा है, सेकेंडरी, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है प्रोडक्शन सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, इस तरीके से होगा कंप्यूटर हमारा कंपैरिजन। अब 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 पता है क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे सेक्टर्स में ना बहुत सारे चेंजेस आए, मतलब बहुत सारे शिफ्ट्स हुए। कैसे, प्राइमरी सेक्टर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विद न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग, मोर फूड वाज प्रोड्यूस्ड। अब क्या हुआ, जब जब जो कंट्रीज है ना जो अभी डेवलप है और जब उनकी इनिशियल स्टेजेस पे थी डेवलपमेंट की, तो वहां पे क्या हो रहा था, प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। व्हाई, बिकॉज it gives मोस्ट शेयर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अब वहां पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग ना इंगेज होने लग गए किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, क्यों होने लग गए, क्योंकि क्या हुआ, फार्मिंग के नए नए मेथड्स आए, जैसे जैसे टाइम बढ़ा फार्मिंग के नए नए मेथड्स आए और ज्यादा फूड प्रोड्यूस होने लग गया, और लोग सबसे ज्यादा किसमें एंगेज हुए, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, और ये सेक्टर क्या हो गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए उस टाइम पे था। ठीक है, एज न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स इमर्ज्ड and factories expanded, people started working in industries and secondary sector gained importance। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ओवर पीरियड ऑफ, फिर एक शिफ्ट आया मेरी इकोनॉमी में। ठीक है, अब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज आई। ठीक है, मार्केट में इंडस्ट्रीज आई और एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया। अब नए नए तरीके आए, नए नए प्रोसेस स्टार्ट हुई, नए नए मेथड्स आए मैन्युफैक्चरिंग के, तो लोग क्या हुआ, लोग अब इसमें इन्वॉल्व होने लग गए। बहुत सारे ऐसे रीजन भी थे जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था, लोगों को फोर्स भी किया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग खुद से भी किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में आने लग गए। उन्होंने प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर किस में आने लग गए, सेकेंडरी सेक्टर में, और यहाँ से क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर ने इंपॉर्टेंस गेन कर ली। फिर करीब 100 साल पहले क्या हुआ, एक फिर से शिफ्ट आया, और अब क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर से क्या हुआ, लोग टर्शरी सेक्टर में आने लग गए। ठीक है, और टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा डेवलप
सेक्टर हो गया कहाँ का, कहाँ, डेवलप्ड कंट्री का। ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, डेवलप्ड कंट्री की बात कर रही हूँ अभी यहाँ पर। ठीक है, द टर्शरी सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ, जो टर्शरी सेक्टर था ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कैसे, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा आया समझ। प्राइमरी सेक्टर सबसे पहले इनिशियल स्टेज डेवलपमेंट का था, उसमें नई नई फार्मिंग मेथड आए और ज्यादा फूड प्रोड्यूस होने लग गया तो लोग उसमें इंगेज हो गए। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नई नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स आई है, मेथड्स आए, इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आए, फैक्ट्रीज जो एक्सपांड करने लग गई तो लोग क्या हुआ, लोग सेकेंडरी सेक्टर में आ गए। और फिर एक शिफ्ट और आया मेरी इकोनॉमी में और लोगों ने फिर से अपनी पार्टी बदल दी है ना, फिर से लोग कहाँ आ गए, टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, और अब सबसे ज्यादा डेवलप जो मेरे पास सेक्टर है वो कौन सा है, वो है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अब टर्शरी सेक्टर ने इतने, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, मैंने अभी देखा था ना कि एकदम से कितना ज्यादा प्रोडक्शन, ये देखो सबसे ज्यादा कौन प्रोडक्शन दे रहा था मुझे, ये सबसे ज्यादा जीडीपी में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था, मेरा टर्शरी सेक्टर है ना। तो क्या रीजंस थे जो कंट्रीब्यूट कर रहा था इतना ज्यादा, तो क्या हुआ, 1973 में प्राइमरी सेक्टर सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया। ठीक है, लेकिन 2013 और 14 में आते आते क्या हुआ, 2013 और 14 में आते आते वो मेरा ब्लैक बोर्ड जो है ना छोटे हैं, सबसे और कर देते क्या। ठीक है, तो 2013 और 14 में आते आते टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया। और उसके रीजंस क्या थे, उसके रीजंस क्या थे, सबसे पहले तो सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, पुलिस स्टेशन, पोर्ट्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस एटसेट्रा आर बेसिक सर्विसेज इन एनी कंट्री। ठीक है, सबसे पहला रीजन क्या, ये सारी क्या है, एक बेसिक सर्विसेज है एक कंट्री के। ठीक है, मतलब लोग चाहे ना चाहे उन्हें ये सर्विसेज लेनी ही होंगी। ठीक है, ये एकदम मोस्ट बेसिक सर्विसेज है एक कंट्री की। ठीक है, तो दूसरा रीजन क्या हो गया, द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी व्हाट सेक्टर। ठीक है, देखो धोखा हो गया दोनों सेक्टर्स के साथ है ना। क्या हुआ कि जब प्राइमरी का और सेकेंडरी का, इन दोनों का जब डेवलपमेंट हुआ ना, इन दोनों इनका जब डेवलपमेंट हुआ तो इसने क्या किया, इन दोनों सेक्टर्स ने सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स को बढ़ावा दिया। ठीक है, क्या किया, सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को बढ़ावा दिया। कैसे, अगर कुछ प्रोडक्शन होगा तो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज की हमें जरूरत लगेगी ही लगेगी। तो क्या किया, ये जब क्या हुआ, जब इन दोनों सेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ तो इन दोनों सेक्टर्स के डेवलपमेंट के कारण इवेंचुअली रिक्वायरमेंट हुई किस चीज की, सर्विसेज की, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज की। और इवेंचुअली जितना ज्यादा डेवलपमेंट उन दो सेक्टर्स का, उतना ज्यादा इंक्रीज डिमांड, और टर्शरी डिमांड किसका, टर्शरी सेक्टर्स का। ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला कि धोखा हो गया इन दो सेक्टर्स के साथ। कैसे, अब ठीक है ये डेवलप कर रही है और अब इससे इनडायरेक्टली सर्विसेज मिल रही है। ठीक है, इनडायरेक्टली बोल सकते हो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ठीक है, तो क्या होगा, इनका जितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ उतना ज्यादा इसका डिमांड बढ़ा। एक ये भी रीजन है। अब तीसरा रीजन क्या है, द क्रूशियल रैशनल इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, क्या हुआ कि अब लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों का क्या हुआ, स्टैंडर्ड बढ़ा।
और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है ना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सॉरी बढ़ते जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि लोगों की कुछ स्पेशल डिमांड्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्पेसिफिक सेक्शन जो होते हैं ना कुछ मेरे सोसाइटी के, वहाँ पे क्या होता है, लोगों के अलग अलग प्यारी प्यारी एक्स्ट्रा डिमांड स्टार्ट हो जाती है सर्विसेज के लिए। कैसे? प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, अब इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना है, इन्हें चाहिए क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, टूरिज्म, शॉपिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग एक्सेट्रा। इन लोगों की क्या प्यारी प्यारी स्पेशल डिमांड्स, एक्स्ट्रा डिमांड्स सर्विसेज के लिए। तो अब यहाँ से भी क्या हो रहा है, सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जा रही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने के कारण, और प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है कहाँ पर? टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, चौथा रीजन जो मेरे पास है वो है, द फोर्थ रीजन इज द ओरिजिनेशन ऑफ न्यू सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज। The production of these services is rapidly rising and showing a whopping growth. ठीक है, क्या हो रहा है? चौथा रीजन तो मुझे बोल रहे हैं कि नई सर्विसेज का ओरिजिन होना, ठीक है, जन्म होना, बर्थ होना नई सर्विसेज का। कैसे? जैसे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पहले इतनी नहीं थी, अभी अभी आई है ना, मतलब अभी अभी नहीं बोल सकती, हो गया है एक टाइम। तो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन और जब टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज आई ना, इनका ओरिजिन हुआ, तो सर्विसेज की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, ये भी तो सर्विसेज ही है। तो इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, और इनके प्रोडक्शन के कारण क्या हुआ, इनके सर्विसेज के प्रोडक्शन के क्या हुआ, कारण क्या हुआ, एक वॉपिंग ग्रोथ देखने को मिलती है मुझे इकोनॉमी में, एकदम तेजी से धुआंधार ग्रोथ देखने को मिलती है मुझे। ठीक है, तो ये सारे रीजंस क्या थे, ये सारे रीजंस क्या थे मेरे, टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ने के, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अब मैंने देख लिया क्या क्या रीजंस थे जिससे इम्पोर्टेंस बढ़ गई टर्शरी सेक्टर के प्रोडक्शन से, ठीक है ना। अब हर चीज का फायदा है तो नुकसान भी है ना। तो हाउ एवर नॉट ऑल ऑफ द सर्विसेज सेक्टर, नहीं नहीं नहीं, मैं बोल सकती हूँ हर चीज का अगर सारे क्वालिटीज अच्छी अच्छी तो कुछ कुछ तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो ही जाती, कहीं ना कहीं तो खराबी आ ही जाती है ना। हाउ एवर नॉट ऑल ऑफ द सर्विसेज सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली। ठीक है, अब इन्होंने मुझे इतना इतना बता दिया कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा था, लेकिन अब वो मुझे ये भी बोल रहे हैं कि लेकिन इतना ठीक कि प्रोडक्शन हो रहा है, पर कुछ कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ बहुत पीछे है ये सेक्टर, है ना। इक्वली ग्रोइंग नहीं हो रहा है हर जगह पर, इक्वली ग्रो नहीं हो रहा है। देयर आर लिमिटेड नंबर्स ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। ठीक है, मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज है जहां पर हाईली एजुकेटेड और हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स को ही एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इक्वालिटी मुझे देखने को नहीं मिलती, सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं कर रहा है। कुछ सेक्शन जो है वो बहुत ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेक्शन बेचारे पीछे ही बैठे हैं अभी। दिस पार्ट ऑफ सेक्टर इज ग्रोइंग। ठीक है, बस ये जो पार्ट है ना यहाँ पर हाईली स्किल्ड और क्वालिफाइड वर्कर्स, बस वही सेक्टर ग्रो कर रहा है। ठीक है, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो अभी भी मैं बोल सकती हूँ अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, मतलब नॉट, दे आर नॉट ग्रोइंग बेसिकली। A very large number of workers are engaged in services such as small shopkeeper, repair person, transport person, etc. ठीक है, एक large number of people, or I can say workers, are engaged in the small services, or for example small shopkeeper, repair person or transport person, etc. कॉबलर हो गया है ना मेरे पास, ब्लैकस्मिथ, these all are engaged in small services. ठीक है, and they earn little amount of money. These people hardly manage to earn a living. ठीक है, अभी मैंने बोला these people hardly manage to earn a
लिविंग, बहुत मुश्किल हो जाता है इन्हें अपने, क्या बोल सकती हूँ मैं, लाइवलीहुड को अर्न करना। दिस पार्ट ऑफ सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग। और ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सेक्टर ना ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर रहा है। जहाँ पर हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स है ना, वही सेक्टर अभी ग्रो कर रहा है टर्शरी में। और जहाँ पर ये स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट, कॉबलर है ना, वहाँ पर ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है, उस सेक्शन में। अब मेरे पास आ जाता है दो ग्राफ, दो प्यारे प्यारे ग्राफ्स, ठीक है। पहला मेरे पास पास क्या है, सेक्टर, शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, ठीक है, कितना कितना शेयर है। तो ये है मेरे पास 19, मैं लिख देती हूँ इससे, ये है मेरे पास 1973 और 74 का, और ये है मेरे पास 2013 और 14 का। और ये फिर से मेरे पास है 72, 73 का, और 2017 आई गेस। मे बी 11 12 जस्ट। ओके 11 12, ठीक है, 11 12 का। तो यहाँ पर मैं क्या देख सकती हूँ, यहाँ पर मैं क्या देख सकती हूँ कि 1973 में और 74 में जो सबसे ज्यादा शेयर था ना सेक्टर्स का जीडीपी में, वो किसका था, वो दे रहा था मुझे प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। और सारा सेकेंडरी तो हमेशा इन दोनों से कम ही रहता है, ठीक। तो सेकेंडरी दे रहा था मुझे इतना, और 48% मुझे मिल रहा था टर्शरी से, 40% मुझे मिल रहा था किसे, प्राइमरी से, और मे बी 12%, 12% मुझे किससे मिल रहा था, सेकेंडरी, ठीक है। और 2013-14 आते आते क्या हुआ, प्राइमरी एकदम रिड्यूस हो गया, उसके बाद सेकेंडरी पहले से थोड़ा ग्रो कर गया, और टर्शियरी ने तो भैया बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर लिया है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो चुका है 2013-14 तक आने तक। मतलब इसका जो शेयर था ना जीडीपी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है 2013-14 तक आते आते, ठीक है, ठीक है। अब अब 2000, अब मैं शेयर देखती हूँ किसका, एम्प्लॉयमेंट का शेयर। तो तो क्या हो रहा था मेरे पास 1972 और 73 में, 1972 और 73 में जो 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 74%, 74%, और ये आएगा 44%। थोड़ा ग्राफ जो है ना हमारा क्लियर नहीं है, ये मेरे पास आ जाएगा 15%, और मे भी ये है 11%। ये मेरे पास है 31%, और ये है मेरे पास 25%, ठीक है। आप लोग भी एक बार चेक कर लेना अपने बुक्स में, ठीक है। तो क्या हुआ, शेयर 1973 और 74 में टर्शरी का 48 और इसका 42 था, 40 था। लेकिन 2013-14 में आते आते क्या हुआ,
प्राइमरी का शेयर बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। सेकेंडरी ने थोड़ा ग्रो किया, लेकिन टर्शरी ने तो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली, है ना। जो इसका शेयर था जीडीपी में बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब एम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूं तो 1972-73 में 74% एम्प्लॉयमेंट था, वो मुझे कहाँ से मिल रहा था? वो मुझे मिल रहा था प्राइमरी से, ठीक है। कहाँ से? प्राइमरी से। ये है मेरा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। primary, secondary and tertiary. This is my primary, this is my secondary and this is my tertiary. This is my primary, this is my secondary and this is tertiary. Okay, so 74%, then 11% और 15%। अब क्या हुआ? 2011-12 आते आते क्या हुआ? जो टर्शरी का था परसेंटेज वो 31 हो गया, सेकेंडरी का हो गया 25, और प्राइमरी में अभी भी सबसे ज्यादा लोग हैं। सबसे ज्यादा लोग किस में एंगेज है? प्राइमरी सेक्टर में। अब सोचने वाली बात है ना कि देखो प्रोडक्ट जो शेयर है जीडीपी में वो तो इतना कम दे रहा है मुझे प्राइमरी सेक्टर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है ना। हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब मैं देखूंगी वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा पीपल एम्प्लॉयड है, और क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर प्राइमरी अगर इतना प्रोडक्शन नहीं कर रहा है और इतने लोग हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उस सेक्टर में, ठीक है। इन पीरियड ड्यूरिंग 73-74 सॉरी 73-74 40% is contributed by the primary sector in GDP of the country। वो क्या बोल रहा है मुझे कि 40% जो है ना वो मुझे कौन? प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है शेयर, ठीक है, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर contributed only 12% and 48 is contributed by the tertiary sector। क्या मैंने अभी बताया कि सिर्फ 12% हमारा सेकेंडरी दे रहा है मुझे और 48% दे रहा है मुझे टर्शरी, ठीक है। अब employment person during the period of 1972-73 is 74%। people of India are engaged in primary sector, ठीक है। वही मैंने बोला कि अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 74% जो परसेंट था लोगों का वो किसमें? प्राइमरी सेक्टर में था। कब? 1972-73 में। और 15% जो था वो इन्वॉल्व था किसमें? टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। ये मेरा हो गया टर्शरी सेक्टर। अब in 2013-14 the percentage of contribution of tertiary sector in GDP increased and reached to 67%। ओके, कितना हो गया? कितना हो गया? 67%। ये बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और प्राइमरी का रिड्यूस होकर कितना हो गया? कितना हो गया? %12। देखो कितना ज्यादा रिडक्शन हो गया है। 40% से सीधा कहाँ पे आ गया? ये 12% पे। किस सेक्टर में? शेयर ऑफ नहीं, किस फील्ड में? शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, ठीक है। लेकिन the primary sector continues to be the largest employer during 11 and 12। इतना रिडक्शन हो गया जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, लेकिन अभी भी जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है वो प्राइमरी सेक्टर ही है। प्रोडक्शन तो मुझे सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? टर्शरी में हो रहा है। जीडीपी सबसे ज्यादा कहाँ शेयर मिल रहा है? टर्शरी से मिल रहा है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है? प्राइमरी सेक्टर ही कंटिन्यू कर रही है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, ठीक है, बन के। तो
क्या हुआ था, द प्राइमरी सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, अभी भी क्या है, जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है वो क्या, हमारा इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन है, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, नियरली 44%, दिख रहा है ना, ठीक है, नियरली 44% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द सेक्टर इन वन वे और द अदर, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं मुझे कि नियरली 44% जो पॉपुलेशन है ना वो किस चीज में एंगेज है, वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, however it is its share in the GDP very less because of the following reason, लेकिन लेकिन उनका जो शेयर है, मतलब प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है ना वो बहुत कम है, क्यों कम है, द एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग इज वेरी लो विच रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी पर होल्डर, ठीक है, लोगों के पास जो एवरेज साइज है लैंड का वो बहुत कम है ना, और इससे क्या होता है, अब जितना कम लैंड होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो पर होल्डर की जो प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, किस कारण, क्योंकि जो एवरेज साइज है लैंड का लैंड होल्डिंग का वो बहुत लो है। दूसरा रीजन, लेस यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ अमंग द फार्मर्स टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, वो मुझे क्या बोल रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कम प्रोडक्शन करते फार्मर्स, और फार्मर्स को अभी तक पता नहीं है कि कैसे हम क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, बढ़ाएं, ठीक है, दे डोंट नो हाउ टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग एंड मार्केटिंग, दिस इज अ मेजर रीजन, ठीक है, the system of providing financing and marketing facilities have been insufficient since when independence, okay, क्या हो रहा है कि जो फाइनेंसिंग और मार्केटिंग की जो फैसिलिटीज है ना, मतलब जो लोन फैसिलिटीज है ना वो बहुत इनसफिशिएंट है, उसका सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करने के लिए बहुत इनसफिशिएंट है, कब से इंडिपेंडेंस के टाइम से, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर नॉट एबल टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द लोन फैसिलिटीज एंड एक्सेस टू लार्ज मार्केट, क्या हो रहा है कि जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स है ना वो बहुत कम बेनिफिट उठा पा रहे हैं, बोल सकते हो मैं बेनिफिट उठा ही नहीं पा रहे हैं, किस चीज का, लोन फैसिलिटीज का, और लार्ज मार्केट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, उनका ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास रीजन है, द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज गिव राइज टू डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वेयर द एफिशिएंट लेबर फोर्स इज नॉट यूज्ड, क्या बोल रहे हैं वो लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अल्टरनेट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है ही नहीं, मतलब सिर्फ एक एग्रीकल्चर पे ही सारे लोग डिपेंड है, अल्टरनेट कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है ही नहीं कोई दूसरी, कि हम अगर एम्प्लॉय मतलब हमें फार्मर से अगर फार्मिंग से अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिला एग्रीकल्चर से तो हम दूसरी एक्टिविटीज कर ले, ऐसी कोई सुविधा रूरल एरियाज में है ही नहीं, और इससे क्या होता है, इससे होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो लेबर फोर्स है, एफिशिएंट लेबर फोर्स है, वो किसी काम में आती ही नहीं है, लोग इतने सारे हैं लेकिन काम में आ ही नहीं रहे हैं। अब इस पॉइंट से ना एक बहुत बहुत बड़ी चीज मुझे पढ़ने में आती है, मतलब समझने की जरूरत है, मोर देन ऑफ दी, फिर से यार छोटा लिख रहा हूँ, मोर देन हाफ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, यहाँ पे आएगा, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज मेनली इन एग्रीकल्चर, ठीक है, अभी मैंने पढ़ा, देयरफॉर मोर पीपल वर्क देन एक्चुअली नीडेड, अब क्या हो रहा है, आधी से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन जो एंगेज है किसमें, प्राइमरी एक्टिविटीज में, और प्राइमरी एक्टिविटीज में भी मेनली एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि ज्यादा जो काम कर रहे हैं ना लोग, मतलब जितना काम करने की जरूरत है जितने लोगों को,
उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मतलब जितने लोगों की जरूरत है ना फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड है, पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर जरूरत है मुझे 4 लोगों की, मतलब 4 लोग क्या कहेंगे, नहीं 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो 4 people आर वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है। 4 लोग जो है वो इनकी यहाँ पे जरूरत है, काम नहीं कर रहे हैं, जरूरत है, लेकिन यहाँ पे काम कर रहे हैं कितने, 8 लोग। अब क्या हो रहा है, हमें जरूरत है कितने की, हमें जरूरत है 4 लोगों की, लेकिन काम कितने कर रहे हैं, एक्चुअली वर्किंग हाउ मेनी पीपल, 8 people, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 8 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोगों की जरूरत है। अब ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर ये 8 लोग हट भी गए ना यहाँ से, तो इनके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इनके प्रोडक्ट में, इनके प्रोडक्शन में। तो अब हो सकता, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं ना कि ये 4 लोग जो बच रहे हैं यहाँ पे, वो और कहीं पे जाकर काम कर ले और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या 4 लोग का काम 8 लोग कर रहे हैं, और जो 8 लोग हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, वो अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दे पा रहे, उनका जितना पोटेंशियल है उससे कम काम कर पा रहे, और इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है अंडर डेवलपमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, सॉरी। क्या हो रहा है, therefore more people work than actually needed and everyone work less than their, sorry, than their capacity and earn less, ठीक है। क्या कि अब 4 लोग की जरूरत है, 8 लोग काम कर रहे हैं, और सारे लोग हैं थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, तो उनका पूरे पोटेंशियल से वो काम कर ही नहीं रहे हैं। अब सारे लोग कम कम काम कर रहे हैं, तो इन्हें कम इनकम भी मिल रही है, कमा भी कम रहे हैं, और इसी कंडीशन को मैं क्या बोलूंगी, इसी कंडीशन को मैं बोलूंगी अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, इन एग्रीकल्चर सेक्टर एवरीवन डज सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। वो क्या बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सब काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फुल्ली एम्प्लॉयड है ना, जरूरत नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं वहां पे इतने सारे लोग, तो कोई भी फुली एम्प्लॉयड नहीं है। दिस सिचुएशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट वेयर people appear to be working but they are working less than their potential। क्या होती है ये सिचुएशन क्या होती है अंडर डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट की, कि लोग जो है ना वो काम करते दिखाई तो दे रहे हैं मुझे, वो काम कर तो रहे हैं, लेकिन वो काम उतना नहीं कर रहे जितना उनमें पोटेंशियल है, और इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगी प्यार से, इसे मैं प्यार से बोलूंगी अंडर डेवलपमेंट। आई एम सॉरी, मैं बार बार मिस्टेक कर रही हूँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन in contrast to someone where it is clearly visible that a person has no job and unemployed, ठीक है। एक टाइप, एक ऐसी टाइप अंडर एम्प्लॉयमेंट की जहां पर क्या हो रहा है, छुपी हुई है, जहां पे क्या हो रहा है कि लोग जो है ना वो दिख रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, क्लियरली विजिबल दैट अ पर्सन हैज नो जॉब, कि इंसान के पास जॉब नहीं है, और वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इस टाइप के अंडर डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलूंगी मैं, इसे मैं बोलूंगी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने पढ़ा था ना कि अल्टरनेट इनकम जनरेशन एक्टिविटीज नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ऐसी अंडर एम्प्लॉयमेंट
अंडर एम्प्लॉयमेंट जहां पर एक व्यक्ति काम करता दिखाई तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति के पास जॉब नहीं है और वो अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वो अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो अकर्स इन अदर सेक्टर एंड मेनली इन विच सेक्टर, सर्विस सेक्टर ऑफ अर्बन एरियाज, ठीक है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर ही सिर्फ पूरा नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी सेक्टर्स भी, वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और मेनली कहाँ पे होती है, अर्बन एरियाज के जो सर्विस सेक्टर्स है ना, वहां पर मुझे ये देखने को मिलती है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये देखो, वापस से दोनों भाई आ गए, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, सिचुएशन वेयर समवन वर्क लेस देन देयर फुल पोटेंशियल और कैपेसिटी। अभी मैंने बताया था, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक पर्सन या फिर समवन इज वर्किंग लेस देन देयर फुल पोटेंशियल, उनके पूरे फुल पोटेंशियल जितनी कैपेसिटी उनके पास उससे कम काम कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट। दिस कैन बी हैपन ड्यू टू वेरियस रीजन। इसके कुछ जो रीजन से मेरे पास लिखे हुए हैं वो है पार्ट टाइम वर्किंग व्हेन डिजायरिंग फुल टाइम, चाहिए फुल टाइम भैया को, लेकिन क्या कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। मतलब फुल टाइम जॉब कर सकते हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। अ जॉब दैट डजंट यूटिलाइज देयर फुल स्किल सेट, ठीक है। एक ऐसी जॉब पर हम जा रहे हैं जहाँ पर हमारा पूरा स्किल सेट जो है वो जो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। ये लोगों की मजबूरियां होती है ना, लेकिन बहुत बार, लेकिन हम आप पढ़ रहे हैं तो ये रीजंस होते हैं ना। सीजनल वर्क विथ लिमिटेड आवर्स ड्यूरिंग ऑफ सीजन, ठीक है। सीजनल वर्क करना, सीजनल जब हम वर्क करते हैं एक लिमिटेड आवर्स के लिए ऑफ सीजन, वो भी एक अंडर एम्प्लॉयमेंट ही है, ठीक है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ अंडर डेवलपमेंट occurs when there is a surplus of labor in a particular sector of an agriculture। मतलब एक ऐसे टाइप ऑफ अंडर डेवलपमेंट जहां पर क्या होता है, जो लेबर्स है उनका सरप्लस होता है, मतलब जरूरत से ज्यादा लेबर्स होते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में, और मेनली कहाँ पर, एग्रीकल्चर में। इन समरी अंडर एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ जॉब, ठीक है। मतलब सीधा सीधा अगर मुझे डिफरेंस बताना हो तो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना, वो है क्वालिटी ऑफ जॉब से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये मुझे क्वालिटी ऑफ जॉब से रिलेटेड चीजें बोल रहा है, वाइल डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ जॉब। और ये मुझे एक जॉब की क्वांटिटी बता रहा है, कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, कितने लोग दिख रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं, ठीक है। वो सारा फिर आता है मेरे पास हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, ठीक है। रूरल एरियाज में मैं कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं, कैसे मैं कर सकती हूँ, कौन कौन से चीजें हैं जो मुझे हेल्प करेगी जनरेट करने में। तो पहला है मेरे पास, employment can be generated in rural areas by people can be employed in projects like construction, dam, canals, road in the village, ठीक है। लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दे दूं, ऐसे छोटे मोटे जो कंस्ट्रक्शन, छोटे मोटे तो नहीं, बहुत बड़े बड़े, तो कंस्ट्रक्शन प्लेसेस पे, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती हूँ, है ना। वहां पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, एम्प्लॉयड अगर मैं करूंगी तो। डैम्स अगर बन रहे हैं विलेजेस में, अगर रोड बन रहे, किनाल्स बन रहे, तो वहां पर मैं लोगों को एम्प्लॉयड कर दूं, है ना, एम्प्लॉयमेंट दे दूं, ठीक है। प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज सो दैट फार्मर हार्वेस्ट योर 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। बहुत प्यारा सा पॉइंट है कि इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना किसे, किसे, फार्मर्स को, ताकि वो क्या कर सके, एक साल में कम से कम 2 या 3 फसलें उगा सके और हार्वेस्ट कर सके, ठीक है। दस मोर पीपल कैन बी एम्प्लॉयड, और इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग जो है वो एम्प्लॉय हो जाएंगे। गवर्नमेंट कैन ओपन सेंटर्स टू गिव देम ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हेल्प देम बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट एक तरीका अपना सकती है कि
सेंटर्स ओपन कर दे, किस चीज के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए और ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, लोगों की मदद करने के लिए, फाइनेंशियली थोड़ा असिस्ट करने के लिए और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, ताकि वो खुद का थोड़ा सा कुछ काम कर ले, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास, आता है हनी कलेक्शन सेंटर्स एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट शुड बी सेटअप, ठीक है। हनी हम कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके सेंटर्स बनाना, और फ्रूट और वेजिटेबल्स को हम कैसे उगा सकते हैं, या तो ऑर्गेनिकली या फिर केमिकली, जो भी हम बोल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर। तो उन यूनिट्स को हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, उन्हें सेटअप करना, मतलब उन्हें हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, वैसे यूनिट्स को सेटअप करना, ऐसे सेंटर्स को बनाना। इससे भी अगर लोगों को, अगर मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर मैंने ये सिखा दिया तो लोग खुद का काम स्टार्ट कर देंगे ना, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, या फिर उन्हें थोड़ा सा उनका लिविंग अर्न करने का साधन मिल जाएगा। गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉय पीपल इन प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज सर्विसेज, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोगों को स्टोरेज सर्विसेज में और ट्रांसपोर्टेशन में इंगेज करके एम्प्लॉय कर सकती है, ठीक है, या फिर उसमें इन्वेस्ट कर दे। मोर कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज शुड बी प्रमोटेड इन रूरल एरियाज विद सॉफ्ट लोन एंड मार्केटिंग सपोर्ट। वही बोल रहे कि लोन देकर और मार्केटिंग सपोर्ट देकर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट अगर मिलेगा तो रूरल एरियाज में क्या कॉटेज इंडस्ट्रीज और सर्विसेज को जनरेट करने का रास्ता निकल आएगा, है ना। तो ये मेरे पास कुछ मेजर्स हैं जिनकी हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हूँ। बहुत सिंपल है, आप पढ़कर ही समझ जाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्स में ये पॉइंट हमें बहुत हेल्प करेंगे एक अच्छा आंसर लिखने में, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। तो हम प्यारे प्यारे अगर पॉइंट लिखे तो हमें चांसेस है अच्छे मार्क्स मिलने के, है ना। और पॉइंट्स को हम जरूरी है समझे, ना कि रटे, ठीक है। अगर हम पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से अगर समझ के जाएंगे ना, तो वो हमें अपने आप वहां पर मेमोराइज रहेंगे, ठीक है। हम उसे इजिली रिमेम्बर कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं ना उन पॉइंट्स को। अपने सराउंडिंग से ही अगर हम कनेक्ट करेंगे चीज़ों को कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर हम समझे कि अच्छा मेरे पास ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन ये भी निकल सकता है, तो हम इजीली अपना आंसर जनरेट कर सकते हैं कुछ कीवर्ड्स को ध्यान में रख के, ठीक है। तो देखते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन एन अर्बन एरियाज। देयर आर अ नंबर ऑफ वेज टू इंक्रीज अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंक्लूडिंग encouraging foreign investment, ठीक है। क्या है, encouraging foreign investment। अर्बन एरियाज मतलब जो सिटी वाले एरियाज है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो वहां पर क्या हम इंकरेज करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उससे क्या होगा कि वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज क्रिएट होगी और वहां पे लोगों को जॉब मिलेगी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, ये सारे क्या, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, अट्रैक्ट करेंगे हम, तो उससे क्या होगा, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज आएगी, उसमें अब जॉब की नीड्स होगी, है ना, उसमें लोगों की नीड्स होगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। डेवलपिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, एसएमई, तो इसमें क्या होगा, छोटे और मीडियम साइज के एंटरप्राइजेस हम डेवलप करें। आर मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट in urban areas and policies that support which thing their growth and development can help to create jobs, ठीक है। क्या हो रहा है, अगर हम छोटे और मीडियम साइज के इंटरप्राइजेस डेवलप करेंगे ना, तो वहां से क्या होगा, अर्बन एरियाज में हम उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे और इससे क्या होगा, इससे जॉब्स जो है वो क्रिएट होगी। छोटे मोटे एंटरप्राइजेस बनाएंगे तो उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस होंगे और फिर लोग जॉब
ढूंढ पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी उन्हें, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग देना ताकि ताकि वर्कर जो है वो मैच टू हेल्प मैच वर्कर विद स्किल्स दैट आर डिमांडेड इन लेबर मार्केट, ठीक है, अर्बन लेबर मार्केट। क्या करना, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देना ताकि उनकी जो स्किल्स है वो अर्बन लेबर मार्केट की जो डिमांड है ना उससे मैच करे, ठीक है, उससे मैच करेगी तो ऑब्वियसली उन्हें आसानी से लेबर प्रोवाइड हो जाएगा, है ना, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर, द सेक्टर सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स tourism, retail and healthcare is a major source of urban employment in India. Policies that encourage the growth of this sector can help to create jobs, ठीक है। सर्विस सेक्टर को की ग्रोथ को प्रमोट करना, देखा ना मैंने अभी प्रोडक्शन अपना कितना इंपॉर्टेंट है टर्शरी सेक्टर जीडीपी प्रोडक्शन में, जीडीपी शेयर में। तो क्या मैं अगर जब सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को जब प्रमोट करूंगी ना तो मैं ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती हूँ, कहाँ पर, अर्बन एरियाज में। दीज सर्विस सेक्टर्स इंक्लूडिंग टूरिज्म, देखो टूरिज्म ये हो गया, रिटेल मतलब शॉप्स वगैरह, हेल्थ केयर, इन सर्विसेज में अगर मैंने थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया तो ये अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मुझे दे सकती है, ठीक है। अंडर एस्टिमेट मत करना सर्विस सेक्टर को, ठीक है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती हैं, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बोल सकती, बहुत ज्यादा जीडीपी में शेयर मिलता है इन्हें, शेयर मिलता है किससे, मुझे, टर्शरी सेक्टर से, ठीक है। और यही एक मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, अर्बन एम्प्लॉयमेंट का इंडिया में, ठीक है। बस इनकी ग्रोथ को हमें प्रमोट करना है, ठीक है। पॉलिसीज दैट इनकरेज द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर कैन हेल्प क्रिएट जॉब्स, ठीक है। इनकी अगर ग्रोथ को हम प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, जॉब क्रिएट होगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करना। Infrastructure development can create job in short term as well as make it easier for business to operate and for people to move around in the long term, ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने कर दिया ना तो ये बहुत थोड़े ही टाइम में क्या अच्छी जॉब क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, लोगों का बिजनेस जो है ना ऑपरेट करना भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। और उस फिर कुछ लोगों को क्या लॉन्ग टर्म में जॉब्स मिल जाएंगी, ठीक है। इंकरेजिंग इंटर एंटरप्रेन्योरशिप, सॉरी, एनकरेजिंग इंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है, इंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship can help to create new businesses and job particularly in the informal sector, ठीक है। जो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस आइडियाज है अगर उन्हें इंकरेज करेंगे तो वो न्यू बिजनेस क्रिएट करेंगे और ऑब्वियसली इनडायरेक्टली वहां से मुझे क्या मिलेगी, जॉब्स मिलेगी, ठीक है। improving access to credit can help entrepreneur and small business to grow which can create jobs, ठीक है। मतलब हम लोन्स वगैरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें, मार्केटिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड कर दें तो उनसे एंटरप्रेन्योर्स को और स्मॉल बिजनेस को ग्रो करने में मदद मिलेगी और सब्सिक्वेंटली वो जॉब क्रिएट करेंगे। अब ये सारी चीजें जो मैंने देखी ना कहीं एक इसमें ना थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, मतलब लोगों को जब तक जॉब मिलते 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 एक लंबा पीरियड निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, जल्दी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए मैंने एक 100 डेज प्रोग्राम स्टार्ट किया। मैंने नहीं गवर्नमेंट ने, ठीक है, इसने गवर्नमेंट ने। तो और इसका क्या नाम था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। कहाँ, रूरल एरियाज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। मनरेगा बोलते हैं इसे। 2005 में स्टार्ट हुआ था। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने क्या डिसाइड किया, उसने क्या सोचा कि हम इंडिया में क्या करेंगे, एक लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे, किस चीज के लिए, राइट टू वर्क, लोगों को काम
अधिकार देने के लिए। और कितने कितने डिस्ट्रिक्ट में, 625 डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इंडिया में से 625 डिस्ट्रिक्ट में ये लॉ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इससे क्या बोला गया है, इसे हमने बोला प्यार से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में। मनरेगा 2005, अंडर मनरेगा 2005, all those who are able and are need of work in rural एमजी नरेगा बोलूंगा, ठीक है, rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by government। क्या होगा 100 डेज प्रोग्राम में, क्या होगा, वो सारे लोग जो कि एबल है, काबिल है काम करने के, और जिन्हें जिन्हें व्हाट नीड है, मतलब जरूरत है काम करने की, कहाँ पर, रूरल एरियाज में, उन्हें गारंटीड 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा एक साल में। किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट देगी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अगर बाय मिस्टेक, ठीक है, गलती से, अगर गलती हो गई गवर्नमेंट से, अगर वो फेल हो गई उन्हें ड्यूटी प्रोवाइड करने में, नहीं 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 नहीं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, मतलब अपनी ड्यूटी पूरा करने में, तो क्या होगा, गवर्नमेंट उन्हें क्या देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। मतलब अगर उन्होंने काम नहीं भी किया है तब भी उन्हें कुछ पैसे देगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अगर फेल होती है उसकी ड्यूटी निभाने में, मतलब प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, so it will give unemployment allowance to the people, ठीक है, who didn't get the jobs। These type of work that would in the future help to increase the production from land will be given preference under the act। ठीक है, क्या होगा इससे, इससे क्या होगा कि लोगों को काम भी मिल जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्शन है लैंड से, जो भी लैंड से हमारा प्रोडक्शन है उसमें भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आया समझ में 100 डे प्रोग्राम। ये कब हुआ था लॉन्च, 2000, इम्प्लीमेंट हुआ था 2005 में। पूरा नाम क्या है इसका, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए, 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। कितने डेज के लिए, 100 डेज के लिए, ठीक है। और अगर ड्यूटी नहीं पूरी कर पाई तो क्या होगा, फिर भी वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगी लोगों को, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था अभी तक, ऑन सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर ऑन द बेसिस सिंपल है, हम डायरेक्ट ही लिखना है। अभी मैंने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन, इसमें मैंने क्या पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब मैं पढ़ूंगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजर
ठीक है। अब मैं क्या पढ़ूंगी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, और फिर आगे चल के मैं अभी आगे चल के मैं पढ़ूंगी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इसके मेरे पास अंदर आएगा पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट। तो अभी तक मैंने ये पढ़ लिया, अब मैं पढ़ूंगी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सबसे पहले आता है मेरे पास ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन एंड हाउ पीपल आर एम्प्लॉयड। ठीक है, अभी तक मैंने पढ़ा था कि प्रोडक्शन की बेसिस पे मेरे पास कितने, तीन टाइप ऑफ सेक्टर्स थे, तीन सेक्टर्स थे, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब कैसी वर्किंग कंडीशन है, कैसी वर्किंग कंडीशन में लोग काम कर रहे हैं, कैसे किस तरीके से एम्प्लॉयड है, उस बेसिस पे मैं पढ़ूंगी कि सेक्टर्स को कैसे डिवाइड किया गया है इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सेक्टर। तो तो पढ़ती हूँ मैं ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, it covers those enterprise or place work where terms of employment are regular and therefore people have broad work। ठीक है, क्या हो रहा है, वो मुझे क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सारे सेक्टर्स होते हैं, वो सारे इंटरप्राइजेस होते हैं या प्लेस ऑफ वर्क जहां पर वर्किंग कंडीशन जो है ना, सॉरी, टर्म्स ऑफ जो वर्क है ना, वो सारी रेगुलर है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेगुलर है, और एक पीपल ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक अशोर्ड वर्क करते हैं, उन्हें पहले से ही असाइन क्या होगा हुआ है वर्क, उन्हें पता है कि हमें यही काम करना है, हम यही काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट एटसेट्रा। ठीक है, क्या बोल रहा है वो मुझे कि ये सारे जो इंटरप्राइजेस होते हैं ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, उसमें क्या होता है, ये सारे रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के से, और ये लोग फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, कौन जो बनाता है, जो गवर्नमेंट बनाती है ना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट हो गया, मिनिमम वेज एक्ट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसे ऑर्गेनाइज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका एक फॉर्मल प्रोसीजर है और एक प्रोसेस है। फॉर्मल प्रोसेस है मतलब सारे काम प्रोफेशनल तरीके से होते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मल इनका पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है, गवर्नमेंट के अंडर आते हैं ये सारे जो सेक्टर है, एंटरप्राइजेस के अंडर आते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो किसके फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट के फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ के जो वर्कर्स है ना, इनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, और एक फिक्स नंबर ऑफ आवर के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आज बोल दिया कि 4 घंटे काम कर लो, कल बोल दिया 2 घंटे काम कर लो, परसों बोल दिया 8 घंटे काम कर दो, नहीं। अगर उन्हें 9 to 5 करना है अगर कुछ काम, तो वो 9 to 5 ही करेंगे। ठीक है, और अगर ओवर टाइम करते भी है वो अपनी मर्जी से, या फिर उनसे हम करवाते भी है, तो उन्हें हमें ओवर टाइम पे करना होता है। ठीक है, उन्हें हमें ओवर टाइम के लिए पे करना होता है, और कौन करता है, एम्प्लॉयर पे करता है ऑब्वियसली, जिसकी कंपनी है, जिसका एंटरप्राइज है, वही करेगा। द मैनेजमेंट इन दिस सेक्टर अश्योर गुड वर्किंग कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा पॉइंट है। क्यों, क्योंकि इससे मुझे पूरा समझ में आ जाएगा क्या है। द मैनेजमेंट इन द सेक्टर इंश्योर गुड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, अच्छे वर्किंग कंडीशन यहाँ पे होता है। यहाँ से मैं पढ़ सकती हूँ कि अच्छा फॉर्मल होगा, फॉर्मल होगा तो सारे प्रोसीजर भी फॉर्मल होंगे। अगर पूरे प्रोफेशनल तरीके से है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के अंडर भी आ रहा होगा ना। गुड वर्किंग कंडीशन जैसे कि ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सॉरी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और वर्किंग एनवायरनमेंट भी जो है वो सेफ है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कोई खतरनाक ऐसा इलीगल काम नहीं हो रहा है, एकदम सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेंशन भी मिलती है रिटायरमेंट के बाद। यहाँ पे मैं शायद इंक्लूड कर सकती हूँ कि नॉट इन गवर्नमेंट, अब तो शायद ऐसा नहीं होता है ना, पेंशन अब तो बहुत कम लोगों को मिलती है। इस पॉइंट में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अच्छी वर्किंग कंडीशन होती है, और साफ, जैसे कि साफ पीने का पानी, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, सेफ, है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड
सेक्टर मेरा वो वाला सेक्टर हो गया जहाँ पर फॉर्मल तरीके से प्रोसीजर और प्रोसेसेस होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है, अच्छे वर्किंग कंडीशन होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हमें गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में मेरे पास क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय गवर्नमेंट स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स इन विच एंड unregistered and do not follow sorry this sector is characterized by small and scattered units which are unregistered and do not follow governmental rules and regulations। क्या ये क्या हो रहा है, ये जो सेक्टर है ना, वो इसमें क्या होता है, छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं, यूनिट्स होते हैं, जो एकदम स्कैटर्ड होते हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना, वो यूनिट्स आते हैं और ये अनरजिस्टर्ड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होते और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का। वर्कर्स इन दिस सेक्टर गेट लोअर वेजेस एंड डू नॉट गिवन फैसिलिटीज लाइक पेड हॉलीडेज, पेड लीव्स ड्यू टू सिकनेस। क्या ये दो चीजें याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे लोअर वेजेस मिलती है, कम वेजेस मुझे मिल रही है और मुझे फैसिलिटीज भी नहीं मिलती कि अगर मैंने हॉलीडे लिया तो ऐसा नहीं है कि मुझे पे करेंगे, उस दिन कोई पेमेंट नहीं होगा मेरा, उसका कटौती हो जाएगा, ठीक है। पेड लीव में नहीं मुझे मिलेगी, अगर मुझे सिकनेस हो रही है, मैं इल हो गई हूँ तो मुझे पेड लीव नहीं मिलेगी। वर्किंग कंडीशन आर पुअर, ऑब्वियसली अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है तो वर्किंग कंडीशन पुअर होगा और कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। दिस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये जो सेक्टर है, एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स इसमें होते हैं जो कि छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर हो गया, मतलब स्ट्रीट पे जो लोग दुकान लगा के काम करते हैं ना, वो हो गया। रिपेयर वर्कर्स, फार्मर्स, ये सारे किसमें आएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो इतना। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये सेक्टर ऐसा है कि इसमें पुअर कंडीशन है, तो फिर हम कैसे सेक्टर को बचाएं, कैसे इस सेक्टर के वर्कर्स को बचाएं। तो देयर इज नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट of the workers in the unorganized sector. Here are some points which help in doing so. बहुत जरूरत है यहाँ पर प्रोटेक्शन की और सपोर्ट करने की, किसको, वर्कर्स को। कहाँ पर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे कि द गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेज रेट एंड वर्किंग आवर्स, ठीक है। सबसे पहला ही पॉइंट कि उनकी मिनिमम वेज जो है वो फिक्स कर दो, वर्किंग आवर उनके फिक्स कर दो कि अच्छा इस इतने घंटे ही तुम्हें काम करने हैं, इसके अलावा तुम्हें काम नहीं करना है, अगर करते हो तो तुम्हें ओवर टाइम पे होगा, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। अब जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, स्ट्रीट वेंडर है, उन्हें थोड़ा सा क्या चीप लोन प्रोवाइड कर दो, कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर दो, ठीक है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड टू दीज वर्कर्स, ठीक है। इन्हें बेसिक जो फैसिलिटीज होती है ना, बेसिक सर्विसेज, उन्हें थोड़े कम रीजनेबल रेट में प्रोवाइड कर देना चाहिए, है ना। अगर करेंगे तो थोड़ा बेचारों को सपोर्ट मिल जाएगा, है ना। एजुकेशन, हेल्थ और फूड जैसी बेसिक फैसिलिटीज में, बेसिक सर्विसेज में इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर देना चाहिए। द गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉज विच कैन प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर ओवर टाइम पेड लीव ड्यू टू सिकनेस एटसेट्रा। तो क्या गवर्नमेंट को एक ऐसा नया लॉ फॉलो करना चाहिए जहाँ पर क्या उन्हें ओवर टाइम के लिए भी पेमेंट मिले और लीव, पेड लीव मिले उन्हें, और अगर सिकनेस हो रही है तो उन्हें वो लीव ले पाए, ये सारी चीजें, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं किससे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। लास्ट मेरे पास क्या आता है, लास्ट मेरे पास आता है सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के टर्म्स पर, ओनरशिप के बेसिस पर मेरे पास कितने सेक्टर है, 2 सेक्टर है, ठीक है। कौन कौन से, दैट इज पब्लिक सेक्टर, नहीं, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब इन्हें देख लेते हैं अच्छे तरीके से, जल्दी से, ठीक है। द सेक्टर्स ऑफ नेशंस
इकोनॉमी विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब इकोनॉमी के, नेशनल इकोनॉमी के अंडर वो वाला सेक्टर, वो वाला सेक्टर जो कि कंट्रोल है गवर्नमेंट के, उस सेक्टर को मैं क्या बोलूंगी, पब्लिक सेक्टर। मतलब सिंपली गवर्नमेंट के अंडर जो भी एंटरप्राइजेस आते हैं, जो भी सेक्टर्स आते हैं ना, वो पब्लिक सेक्टर में आएंगे। whereas the sector of the nation economy, जो इकोनॉमी का एक सेक्टर है जो कि ओन और कंट्रोल किसके थ्रू होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू या फिर कंपनीज के थ्रू, वो क्या होगा, मेरा प्राइवेट सेक्टर। सिंपल सी चीज है ना, ज्यादा कोई तामझाम है नहीं इसमें समझने के लिए। गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। ठीक है, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है वो सारे एसेट्स ओन करती है, सेक्टर में गवर्नमेंट के होते हैं, और सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सारे इंडिविजुअल्स को। whereas ownership of assets and delivery of services is in the hand of private individuals and companies। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के पास होते हैं सारे एसेट, और प्राइवेट में जो जो भी ओनरशिप होती है एसेट की, वो मेरे पास होती है किसके, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज के पास, और सर्विस की डिलीवरी भी उन्हीं के हाथों में होती है। उनका मन वो कर दे तो नहीं सही है, वरना तो कोई बात ही नहीं है। द मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड बेनिफिट टू दी पीपल। क्या बोल रहा है वो मुझे बोल रहा है कि मेन मोटिव जो होता है ना, सबसे मेन मोटिव है बेनिफिट। सबसे मेन मोटिव जो होता है पब्लिक सेक्टर का, वो है लोगों को सेवाएं देना, लोगों को बेनिफिट्स देना, ठीक है, सर्विसेज देना। और वहीं पर मेन मोटिव जो है प्राइवेट सेक्टर का, वो है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, क्या, प्रॉफिट अर्न करना। फोर्थ मेरे पास आ जाता है गवर्नमेंट कैन रेज मनी थ्रू टैक्सेस। गवर्नमेंट कैसे मनी रेज करती है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, टैक्स के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर मनी कैसे जनरेट होता है, मनी कैसे जनरेट होता है, सर्विसेज के लिए हम पे करते हैं उन प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज को। ठीक है, तो हम जब पे करते हैं ना, उनसे उनका प्रॉफिट अर्न होता है, उनका मनी जनरेशन होता है। ठीक है, फिर मेरे पास लास्ट है एग्जाम्पल जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गया, रेलवे, ये सारे किसके अंडर आएंगे, ये आएंगे मेरे पब्लिक सेक्टर के अंडर। और प्राइवेट सेक्टर के अंडर जैसे कि मेरा हो गया रिलायंस कंपनी लिमिटेड, टाटा, ये सारे किसके अंडर आएंगे, ये आएंगे प्राइवेट के अंडर। ठीक है, फिर आता है मेरे पास आज का फाइनली लास्ट टॉपिक, है ना, क्या है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, क्या है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है मेरी इकोनॉमी में, मेरी कंट्री में। तो पहला है गवर्नमेंट प्रोवाइड फैसिलिटीज विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल प्राइस। क्या बोल रहा है वो मुझे, कि गवर्नमेंट मुझे वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि मेरे जो प्राइवेट सेक्टर है वो मुझे रीजनेबल प्राइस में नहीं देता है। वो सारी सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट रीजनेबल प्राइस में, जो मुझे प्राइवेट सेक्टर हायर प्राइस में देता है। सिंपल है ना। एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द पब्लिक सेक्टर रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो एक्टिविटीज करती है ना, अंडरटेक करती है ना, उसमें बहुत पैसा लगता है, लेकिन वो हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, वो किस पे, लोअर रेट पे प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल है। इट encourages द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है कि स्मॉल मीडियम और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती है, छोटी मोटी इंडस्ट्री जो होती है, छोटी या थोड़ी बड़ी, उन सारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट के लिए ये सपोर्ट करती है पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर वो हमें सपोर्ट करता है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज एक्टिविटीज आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हेल्थ और अच्छी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना बहुत
बेसिक या भी बोल सकती हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, ठीक है, बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट नीड्स टू पे attention to aspects of human development such as availability of safe drinking water, housing facilities for the poor, food and nutrition, है ना। मतलब कि गवर्नमेंट हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें लगती है ना, उसका बहुत अच्छे से ध्यान देती है और देना चाहिए। कौन कौन सी फैसिलिटी, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज हो गई मेरी, उसके बाद मेरे पास पुअर्स के लिए खाना, फूड, न्यूट्रिशन जो भी है ना। लास्ट मेरे नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है, देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन एंड बिजनेस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं मुझे कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जिसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सके, है ना, और बिजनेस आगे बढ़ा सके। कैसे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी रीजनेबल रेट पर देना, ठीक है ना, रीजनेबल यूनिट पे देना, ये सारी एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है हमारा पब्लिक सेक्टर, किसे, प्राइवेट सेक्टर को, ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता रहे और उनका बिजनेस आगे ग्रो करे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास पॉइंट आता है, गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस के थ्रू मनी रेज करती है, मतलब पैसे कमाती है, और अपने जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, अपने जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें सर्विस करने में लगते हैं, उन्हें पूरा करती है, ठीक है। Government have to undertake heavy spending such as construction of roads, bridges, railway, harbor, generating electricity, providing irrigation through dam, etc. Also, it has to ensure that these facilities are available for everyone, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो एक अच्छा खासा भारी भरकम स्पेंडिंग पैसा लगाती है, मतलब किस किस चीजों में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड्स का, ब्रिजेस का, रेलवे स्टेशन का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इरिगेशन देना डैम से, ये सारी चीजों में अपना जो गवर्नमेंट है उससे बहुत ज्यादा पैसा लगता है, अच्छा खासा पैसा लगता है। और गवर्नमेंट को इंश्योर भी करना पड़ता है कि ये जो सारी चीजें मैं कर रहा हूँ ना, इनका बेनिफिट भी मिले, ये फैसिलिटीज जो है वो सभी तक पहुंचे, अवेलेबल टू एवरीवन, ठीक है, अवेलेबल टू everyone. The government in India buy wheat and rice from farmers at fair price and sell them at a lower price to consumer, ठीक है, sell them at lower price to consumer through ration shops, ठीक है, ration shops in this way it support both farmers and consumer, ठीक है। मतलब सही दाम पे सही भाव पे जो फार्मर्स है उनसे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, गेहूं और राइस, चावल खरीदती है एक फेयर प्राइस पे, और उन्हें कम प्राइस में राशन शॉप जो होती है वहां पर कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है, कम प्राइस पर। और इस वे में क्या होती है, गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को भी सपोर्ट कर लेती है और कंज्यूमर्स को भी, ठीक है। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल आर सम ऑफ द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। प्रॉपर स्कूल्स और अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारी फैसिलिटीज होती है, ये सारी ड्यूटीज होती है किसकी, हमारे गवर्नमेंट की, जो हमें प्रोवाइड करना चाहिए। यही रोल होता है हमारे पब्लिक सेक्टर का। और यहीं पर मेरा चैप्टर पूरा एंड होता है ना। आई होप आप सभी को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, सारी चीजें क्लियर होंगी। बाय मिस्टेक अगर मुझसे कोई भी टॉपिक अगर छूटता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।
सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।